हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में केमिकल मेथड। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे नेचुरल मेथड और सेकंड डिस्कस किए थे अपन बैरियर। आज अपन बात करेंगे केमिकल मेथड और सर्जिकल या स्टरलाइजेशन। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड। चलिए, तो केमिकल मेथड जो है इसमें अपन इंक्लूड करते हैं किसको? आईयूडी को। आईयूडी, पिल्स आता है दूसरा, पिल्स। नेक्स्ट इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट। और फोर्थ होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन आपके एनसीईआरटी मेनली आईयूडी और पिल्स का दे रखा है। ठीक है, ये बस नाम मेंशन किया हुआ है इम्प्लांट और इंजेक्शन का। यानी केमिकल मेथड में क्या हो गया, कोई केमिकल जाके आपके बॉडी में चेंज लाएगा जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो यूट्रस के अंदर उस जाइगोट डेवलपिंग एम्ब्रियो का अटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है, अपन पहला देखते हैं आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रायूट्रिन डिवाइस। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? इंट्रायूट्रिन डिवाइस। इंट्रायूट्रिन डिवाइस। अभी तक जितना भी अपन डिस्कस किए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें क्या खासियत था कि वो कोई डॉक्टर से हेल्प लेने का जरूरत नहीं था, चाहे वहां पे मेल कंडोम या फीमेल कंडोम हो। ऐसा नहीं कि जाके डॉक्टर से बोलना होता है ये लगा दो। वो सब सेल्फ इंसर्टेड है, यानी आप खुद से कर सकते हो। या डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स या जो भी नेचुरल था वो खुद करने वाला था। लेकिन आईयूडी जो होता है इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ये किसी एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर से इंसर्ट करवाना होता है। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ करना है? यूट्रस में। नाम से लिखा है इंट्रायूट्रिन, यानी यूट्रस के अंदर में इंसर्ट करना होता है। कौन करता है? या तो डॉक्टर करेगा या वो एक्सपर्ट नर्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिएगा डायग्राम। ये विजाइनल पार्ट हो गया, ये सर्विक्स वाला पार्ट, और ये यूट्रस। यानी ये यूट्रस में ऐसे ही इम्प्लांट होता है। ये टी शेप होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये निकला होता है इसमें बाहर। ठीक है, तो ये किसी डॉक्टर या नर्स से इंसर्ट करवाना होता है। अब खुद सोचो, आप अगर किसी को ये डॉक्टर नर्स इंसर्ट करती है तो ये तो रेगुलर यूज करने वाला है ही नहीं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यानी आईयूडी मेनली उनके लिए होता है जो दो चाइल्ड के बीच में गैप देना चाहता है। यानी कि एक चाइल्ड अभी बर्थ हुआ और दूसरे चाइल्ड में 4 साल 5 साल का गैप चाहिए, देन आईयूडी यूज किया जाता है। समझ में आ रही है? तो ये आपका आईयूडी है जो मेनली अपन, एक होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड एक हो जाएगा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। और तीसरा हो जाता है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तीसरा हो जाएगा हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, अच्छा इसे ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, पूछेगा
कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना है जिसमें चाइल्ड के बीच में गैप ज़्यादा हो? तो किस में ज़्यादा हो सकता है? आईओडी में। ठीक है, इसीलिए यूज किया जाता है। और इंडिया में मोस्ट वाइडली यही यूज किया जाता है फीमेल के लिए। अच्छा, ये सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है, मेल के अंदर नहीं हो सकता ये, क्योंकि मेल के अंदर यूट्रस ही नहीं है ना। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, ध्यान रखिएगा। तो नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल ध्यान रखिएगा, लिप्स लूप, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है नॉन मेडिकेटेड आईओडी कौन सा है? तो लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग कौन सा होता है? इसमें आ जाए कॉपर टी, ये जो डायग्राम बनाया था अपन, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। अच्छा, हार्मोन रिलीजिंग में कौन आता है? हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्ट्रासेट और LNZ20, LNZ20 और प्रोजेस्ट्रासेट। ठीक है, तो आईओडी में सबसे पहले क्या डिस्कस किए कि पूरा नाम क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे आता है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, इंट्रा लिखा है, इंटर नहीं लिखा है। आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन यही होगा इंटर, तो इंटर नहीं करना है, इंट्रा। ठीक है, फिर बताया ये किससे यूज करना है? एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर होगा वो इंसर्ट करने का काम करेगा। दो चाइल्ड के बीच में गैप ज़्यादा चाहिए, स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करना अपने को? आईओडी। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल के थ्रू यूज किया जाता है? तो आईओडी यूज किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इंडिया में, ये ध्यान रखिएगा। 3 बताया नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। क्या बताया नॉन मेडिकेटेड में? लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 और हार्मोन्स में LNZ20 और प्रोजेस्ट्रासेट। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉपर रिलीजिंग करता क्या है। जब ये कॉपर रिलीज होगा बॉडी के अंदर, तब फीमेल के यूट्रस वाले पार्ट में देखिए ये फीमेल के यूट्रस पार्ट है। अब क्या होगा, यहां पे ये स्पर्म जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है, जो कॉपर लगा हुआ है बॉडी में, जो कॉपर रिलीज करेगा वो इस स्पर्म के मोटिलिटी को कम कर देगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर देगा। अब खुद सोचो, स्पर्म जा रहा है, इसका मोटिलिटी कम हो गया, यानी इसका स्पीड कम हो गया, जो ये मूव करके चला जाता है फ्लोपियन ट्यूब में, अब वो जाने की कैपेसिटी कम हो गया। अगर कहीं पहुंच भी गया तो इसके हेड पे जो एक्रोसोम था जो फर्टिलाइज करता है, वो कैपेसिटी नहीं है इसके पास कि ओवम को पेनिट्रेट कर सके, ये ओवम में छेद कर सके। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये दो किसका काम था? कॉपर रिलीजिंग का। तो क्या होता है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। यानी ये भी क्या करेगा, इसको भी सप्रेस कर देगा। कौन सा? कॉपर रिलीजिंग। अब देखिए हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है। हार्मोन में ध्यान रखिए कौन सा? प्रोजेस्ट्रासेट, यानी ध्यान रखिए कौन सा आता है? प्रोजेस्टेरॉन। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा ना, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, सर्विक्स को होस्टाइल बना देगा, यानी स्पर्म जाएगा तो सर्विक्स किल कर देगा उसको। सर्विक्स में जो लिक्विड वाला पार्ट्स है वो किल कर देगा उसको। समझ में आ रही है? तो
तो हॉस्टाइल बनाने का काम करता है। या अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन के लिए जगह ही नहीं देगा, उसको इम्प्लांट ही नहीं होने देगा। कौन? हार्मोन रिलीजिंग। इसका भी लिख लीजिएगा क्या फंक्शन था हार्मोन रिलीजिंग में। cervix hostile to sperm and unsuitable फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट ही नहीं करने देगा उसको। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो जब इधर आएगा तो यूट्रस के वॉल पे इम्प्लांट ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन के बाद ये बाहर आ जाएगा, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी फीमेल। ठीक है। एनसीईआरटी एक और लाइन लिखे हुए है आईयूडी के नॉर्मल लेके कि जो आईयूडी है ये करता क्या है, ये फेगोसाइटोसिस करने का काम करेगा। किसका? स्पर्म का। यानी अंदर में आईयूडी लगा हुआ है, जैसे स्पर्म गया ये फेगोसाइटिस करेगा, यानी जो भी स्पर्म आ रहा है उसको किल करने का काम कर देगा यूट्रस के अंदर में। ये ध्यान रखिए आईयूडी के नॉर्मल पॉइंट्स लिखा हुआ है वो आपके एनसीईआरटी में। तो जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही आपके नीट में भी क्वेश्चन आने वाला है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन ध्यान रखिएगा। तो आईयूडी का क्या काम हो जाएगा? फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विदिन द यूट्रस, विदिन द यूट्रस। ठीक है। तो क्वेश्चन पहला पूछेगा आईयूडी का पूरा नाम, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कौन इंसर्ट करता है? एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर। इसको कब यूज करना है? जब दो चाइल्ड के बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा ध्यान रखिए आईयूडी फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही यूज किया जाता है। ठीक है। कितने तरह का? 3। नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में कौन सा था? लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और हार्मोन में LNC20 और प्रोजेस्टेरोन। आईयूडी का नॉर्मल फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस करेगा। किसका? स्पर्म का। कहां पे? यूट्रस के अंदर। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग क्या फंक्शन है कि जो स्पर्म है उसके मोटिलिटी को कम कर देगा और अगर मूव कर गया तो फर्टिलाइजिंग पावर को रिड्यूस कर देगा वो। और हार्मोन का क्या काम था कि सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। ध्यान रखिएगा ना, प्रोजेस्टेरोन से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन का काम ही यही होता है कि जो सर्विक्स है ये हॉस्टाइल हो जाता है। किसके अगेंस्ट में? स्पर्म के अगेंस्ट में। ठीक है। इंडिया मोस्ट वाइडली यूज क्या होता है इंडिया में फीमेल के लिए? तो आईयूडी। बस यही आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पिल्स। चलिए ध्यान दीजिए। पिल्स की बात करें तो पिल्स दो तरह का है, या तो वो प्रोजेस्टेरोन होगा या वो कॉम्बिनेशन होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। यानी पिल्स यानी टैबलेट की बात कर रहे हैं ना, तो या तो वो एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, या वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? प्रोजेस्टेरोन, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन। क्या बोला? पिल्स, यानी पिल्स में बोला यानी जो टैबलेट आप खाओगे, आप नहीं मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं, उस टैबलेट में या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा
या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा। ऑलरेडी आप याद करना मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसने मुझसे पढ़ रखा मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रिकॉल कर लीजिएगा, और जिसको नहीं पता है वो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। कोई भी हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डेज 1 से लेके 28 तक। ये डेज 5 है, जहां तक ब्लीडिंग होता है, 1 से लेके 5 में ब्लीडिंग होता है, मेंसेस। उसके बाद क्या शुरू होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, फॉलिकल का डेवलपमेंट कब होता है? जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है LH और FSH इंक्रीज करता है। आप भी जानते हो चीज, और उस टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। लेकिन आप ध्यान दो, अगर आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाओगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। समझ में आ रही है? जब फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो क्या ओव्यूलेशन होगा? क्या ओव्यूलेशन ही नहीं होने वाला है, ठीक है। सेकेंड है कि अगर आप प्रोजेस्टेरोन खाते हो, प्रोजेस्टेरोन का पिल्स यूज कर रहे हो, तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, वो तो ओव्यूलेशन के बाद, ये डेज 21 डेज ही है, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है। लेकिन आप अगर प्रोजेस्टेरोन पहले ही बढ़ा दिए तो कंडीशन क्या हो जाएगा, जो सर्विक्स है वो होस्टाइल बन जाएगा स्पर्म के लिए, यानी अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन हो जाएगा वो। तो समझ में आ रही है? और जो पिल्स यूज करना है ना, वो पिल्स कब यूज करना है, जैसे स्टार्टिंग 1 से लेकर 28 की बात कर रहे हैं, तो 1 से 5 तो यूज करना ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लीडिंग होता है, मेंसेस से वो। उसके बाद 6 से लेके अब 21 डेज यूज करोगे, और फिर लास्ट में आप 2 दिन छोड़ दोगे, यानी आप 21 डेज यूज कर रहे हो आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज। और 7 डेज का आपको गैप देने पे क्या होगा, आपको ब्लीडिंग होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई फीमेल ये पिल्स यूज कर रही है तो उसके अंदर ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होगा, कम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन को, और जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या काम करेगा, यूट्रस को होस्टाइल बना देगा। होस्टाइल यूट्रस इंप्लांटेशन नहीं होने देगा, यानी सर्वाइकल म्यूकस जो होगा थिक, यानी सर्विक्स वाले पार्ट्स होगा ना फीमेल का, उसमें क्या होता है, म्यूकस भरना शुरू हो जाता है, वो थिक हो जाएगा। जब थिक हो जाएगा तो इंटर भी नहीं कर पाएगा स्पर्म, ठीक है। ध्यान रखिए, कितना दिन लेना है, 7 डेज, सॉरी 21 डेज डेली लेना है। ये डेज 6 से लेके 21 तक, 21 डेज, 7 दिन का गैप छोड़ देना है, तो 5 तो इधर हो गया और लास्ट के 2 दिन, तभी तो ब्लीडिंग होगा उसका। समझ में आ रही है? तो इस टैबलेट को क्या था, डेली यूज करना होता है, तो ही प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अब कुछ सोचो ना, केमिकल्स खाओगे तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो बॉडी में आना ही होता है इससे। इसके अलावा एक और पिल्स होता है सहेली, ऑलरेडी डिस्कस किए थे पहले अपन।
सहेली कहाँ बना था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? लखनऊ में। क्वेश्चन आया हुआ है। सहेली कैसा है? नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन है, नॉन स्टेरॉइड। अब देखिएगा, ये जो भी पिल्स है सब में स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड्स खाने से क्या होता है? फीमेल का वेट बढ़ेगा। अब फीमेल चाहती है कि वेट नहीं बढ़े, तो क्या यूज करना चाहेगी वो? सहेली, जो कैसा है? ये नॉन स्टेरॉइड है। यानी इसमें क्या था? एस्ट्रोजन सब था। एस्ट्रोजन से क्या होता है? वेट इस सब का बढ़ जाता है बॉडी में। एक और क्या फायदा है सहेली का? कि सहेली वीकली पिल्स है। ये सब डेली लेना है, और ये कैसा है? वीकली पिल्स है, वीक में एक बार लेना है इसको। समझ में आ रही है? तो ये था पिल्स। तो पिल्स क्यों बोले? क्योंकि टैबलेट के फॉर्म में यूज करना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है? इम्प्लांट। इम्प्लांट कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है। क्या होता है? ये मैच स्टिक होता है ना, वैसा ही होता है ये। इसमें पोजिस्ट्रॉन रहता है, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है एस्ट्रोजन पोजिस्ट्रॉन या सिर्फ पोजिस्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, या तो कॉम्बिनेशन रहेगा एस्ट्रोजन पोजिस्ट्रॉन का या ओनली पोजिस्ट्रॉन। और इसको क्या होता है? स्किन में कट करके डाल दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन में सेम कंपोजिशन। और ये ध्यान रखिए, ये जो इंजेक्शन होता है ना, ये मसल में दिया जाता है, ना कि ब्लड में। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? केमिकल मेथड। नेक्स्ट बात करते अपन, कौन सा था आपका? सर्जिकल मेथड। अच्छा, और ध्यान रखिए, थोड़ा बेसिक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसको बोलते हैं। या तो पोजिस्ट्रॉन हो या एस्ट्रोजन पोजिस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो या आईयूडी को। इसको यूज किया जाता है कोइटस के 72 आवर्स के अंदर में। यानी कोई कपल कोइटस किया और उसको डाउट है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, तो या तो पोजिस्ट्रॉन ले ले या एस्ट्रोजन पोजिस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन या आईयूडी 72 आवर्स के अंदर में यूज करने पे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। चाहे रेप केस जो होता है उसमें इसी को यूज किया जाता है, टैबलेट को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इमरजेंसी हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट अपना कौन सा? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इंडिया में सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा अभी भी, सर्जिकल वाला ही। तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। एक का नाम है ट्यूबेक्टॉमी, एक का नाम होता है वैसेक्टॉमी। देखिए, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इसका फ्लोपियन ट्यूब। ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बस अपन रफली डायग्राम दे रहे हैं, आप इसी फोकस कीजिएगा। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी में क्या करना है कि फ्लोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देना है यहां पे। अब देखिए, फ्लोपियन ट्यूब कट कर दिया तो यहां से ओव्यूलेशन होगा, लेकिन यहां पे तो बंद है, यहां पे स्पर्म आ पाएगा क्या? आएगा ही नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेक्टॉमी। तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। अब वैसेक्टॉमी में क्या बोलता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो टेस्टिस में हो रहा है, लेकिन वासा डिफरेंस को कट कर देना है और टाइट कर देना, बांध देना है इसको। तो अब क्या होगा? स्पर्म इस पार्ट में जा ही नहीं पाएगा, एजुकेट स्पर्म होगा ही नहीं। तो क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी, मेल के अंदर वैसेक्टॉमी। ध्यान कैसे रखिएगा, ये कुछ टी शेप दिख रहा है तो ट्यूबेक्टॉमी फीमेल के अंदर
अब वासा डिफरेंस कट किया ना तो वी से वेसेक्टॉमी, ये मेल के अंदर। ये मेथड यूज करने से क्या होता है, कपल जो है हमेशा के लिए प्रेगनेंसी वो फीमेल खो देगी या मेल पार्टनर जो हो, यानी मेल के अंदर स्पर्म आएगा ही नहीं इसमें। रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होता है, यही चांस है कि इसको फिर से चाहें तो कर दिया सकता है। ठीक है, कुछ केस में ऐसा भी सुनने को मिला होगा कि फीमेल की ट्यूबेक्टॉमी हो गया है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या आया कि प्रेगनेंसी हो गया। ध्यान किया है, डॉक्टर ने सही से किया ही नहीं उनका ऑपरेट, इसीलिए होता है ऐसा। ठीक है, तो ये तब का सर्जिकल मेथड। इन सबसे क्या है, सबको बस इसीलिए यूज किया जा रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा जाए। आपने जितना भी पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, चाहे वो नेचुरल हो, बैरियर, केमिकल्स, या अपना ये लास्ट सर्जिकल, जो केमिकल्स था उसमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो आता ही है। तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को रेगुलर यूज भी नहीं करना है। अगर रेगुलर यूज किया जाएगा तो कंडीशन उसमें क्या हो जाएगा, अब खुद सोचो, केमिकल्स ज्यादा लोगे तो क्या हो जाएगा, नॉजिया, वोमिटिंग टेंडेंसी, एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट कैंसर, मे बी पॉसिबल उसका कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी कैसा हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो ये सब साइड इफेक्ट आता है अगर ज्यादा यूज किया जाए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को। तो समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये आज का टॉपिक था आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। जितना भी डिस्कस किया है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। यहां से एक क्वेश्चन आने का चांस बनता है। ये पार्ट्स, एक लास्ट बात करें अपन ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन दोनों पार्ट से एक क्वेश्चन आना होता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा और NCERT भी साथ साथ पढ़ लीजिएगा। ओके।